गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है February 3, 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़ पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। आज वैसे पेपर में कोई खास टॉपिक थे नहीं, लेकिन थोड़ा सा ढूंढ ढूंढ के आपके लिए दो चार टॉपिक लेके आया हूँ। कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक बार। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रजिस्टर की जाती हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी होती हैं। स्टैटिक सा पोर्शन है, जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग करेंगे। न्यूज़ में क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया जो डिफेमेशन है वो हमारे कानून का पार्ट रहना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे, डिफेमेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से कानून इसके लिए होते हैं और कोर्ट का इसके ऊपर क्या टेक है, वो बात करेंगे इस आर्टिकल में। अच्छा आर्टिकल है, स्पेशली मेंस के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा पेटीएम बैंक के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, पेटीएम बैंक कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग जो आपका पेटीएम है, सुप्रीम सॉरी आरबीआई ने कहा है कि भैया आप जल्दी से अपने ऑपरेशंस को बंद कर दीजिए। तो अगर आपका अकाउंट पेटीएम में है, अगर आप पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है अगर उसके पार्ट हो तो जल्दी से अपने ऑपरेशंस को बंद कर दीजिए, क्योंकि पेटीएम का पेमेंट बैंक कभी भी बंद हो सकता है। क्यों हो सकता है वो हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पीएम सूर्योदय स्कीम की जो लॉन्च किया था, पीएम रूफटॉप स्कीम का, उसके बारे में बात करेंगे। ये स्कीम कैसे काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देने के काम आ सकता है। जैसे मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि क्लीन एनर्जी को लेकर क्वेश्चन आ गया, या पेरिस अग्रीमेंट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया। या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, उसकी एम्पावरमेंट के लिए कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहां पे हम लोग इस तरह की स्कीम्स को डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। लेकिन रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा पर्टिकुलरली, बट घुमा फिरा के एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रीलिम्स में जो है इस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स में जो स्कीम्स होती है ना, उनके प्रोविजंस को लेके क्वेश्चंस आ जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, कौन कौन सी एजेंसीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद लोकल करेंसी बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। हार्ड कोर इकोनॉमी का टॉपिक है ये। चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे और चलते हैं कहाँ जी, यहाँ। और इनको तो सब जानते ही होंगे, है ना। ये इनका नाम विजय है और भैया अभी इनकी एक मूवी आई थी थोड़े दिन पहले जिसका नाम था लियो। मास्टरी से पहले की इनकी मूवी आई थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी वो भी। लियो तो मुझे ठीक ठाक सी ही लगी, बट एनीवेज। तो इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टर और इन्होंने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो है लॉन्च कर दी है और रजिस्टर वगैरह करवा लिया है। तो 2026 में तमिलनाडु में जो इलेक्शंस होंगे स्टेट असेंबली के, वहाँ पे ये अपने आप को एज अ सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेंगे। अब वो बात देखना है कि भाई जो एक्टर्स होते हैं, हीरो होते हैं, इनकी जो एक्चुअल फैन फॉलोइंग होती है, क्या वो वोटर भी होती है, ये बड़ी देखने वाली बात है। और कई बार ऐसा देखा गया कि ऐसा हो भी सकता है। कई बार स्पेशली तमिलनाडु में ये तो कल्चर ही रहा है कि वहाँ पे जो सिनेमा से होते हैं लोग, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, वो सीएम वहाँ पे बनते रहे हैं। एनटीआर, जूनियर एनटीआर, उसके बाद जयललिता जो थी वो भी अपने ज़माने में एक काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हुआ करती थी। ऐसा वहाँ पे है। लोग जो फैंस होते हैं वो एक्चुअली, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो आपको वोट देते हैं, तो ये भी सोच रहे हैं शायद कि भाई बहुत हो गया एक्टिव एक्टिंग करियर, देखेंगे कंटिन्यू रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सीएम बन जाएंगे या किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे। तो ऐसे इनका कुछ एस्पिरेशन हो सकता है। और हालांकि बोलने को तो यही बोलते हैं कि भैया मैं लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा हूँ एंड ऑल दैट, बट एनीवेज वो एक अलग बात है। तो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर कैसे की जाती हैं, ये सवाल है। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने का जो भी प्रोविजन होते हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से उसको गवर्न किया जाता है। तो जब आप पॉलिटिकल पार्टीज का अनाउंस करते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन उसके अनाउंसमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। 30 दिन के अंदर अंदर जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और ये करवाया जाता है आर्टिकल 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में और सेक्शन 29 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर में। ध्यान देना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है? कहता है इंडियन सिटीजन्स पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड 100 रजिस्टर्ड इलेक्टर्स एज इट्स मेंबर्स। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके आप पॉलिटिकल पार्टी अगर रजिस्टर करवाना चाहते हो तो भैया कम से कम 100 लोग
आपकी सपोर्ट में होने चाहिए, और ये वो लोग होने चाहिए जो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ना हो। तो इट नीड्स टू हैव द लेटेस्ट इलेक्टोरल रोल in respect of at least 100 members to show that they are registered electors। ठीक है, जो लेटेस्ट अपडेटेड जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर इनका नाम होना चाहिए, और ये लोग किसी और पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होने चाहिए। एक तो बात हो गई ये। उसके बाद द एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू पब्लिश अ प्रपोज पार्टी नेम। तो नेशनल डेली न्यूज़पेपर, दो ऐसे न्यूज़पेपर होने चाहिए जो, जैसे मान लो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, जागरण हो गया, और कुछ दो लोकल डेली न्यूज़पेपर होने चाहिए जहां पे आप एप्लीकेशन देने के बाद अपनी पार्टी को अनाउंस करोगे। तो लोकल न्यूज़पेपर के अंदर भी होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, जरूरी है। टू रजिस्टर अ पॉलिटिकल पार्टी एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन हैज टू बी सेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट और presented personally to the secretary of the election commission within 30 days following the date of the formation of the party। पार्टी के बनाने के 30 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में जाओगे पर्सनली, वहां पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म लोगे। अगर पर्सनली नहीं जा सकते तो पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो वहां से आप फॉर्म लोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करोगे। इसमें एक डिमांड ड्राफ्ट लगता है 10,000 रुपए का, ठीक है, और वो आपको देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जो आप पार्टी को रजिस्टर करवाते हो। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है। देर इज नो प्रोसीजर और अवेलेबल फॉर द डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द डोरमेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में हजारों पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। रजिस्टर्ड हैं, इलेक्शन नहीं लड़ती है, तो डमी पार्टी बोलते हैं उनको। इस तरह की बहुत सारी डोरमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज देश में हैं, उनको डी रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर है ये अवेलेबल नहीं है। वो पार्टी अगर खुद बोले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भैया मुझे डी रजिस्टर कर दो, तो बात अलग है। लेकिन कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में ऐसी हजारों की संख्या में जो 10 साल से 20 साल से रजिस्टर्ड तो है लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। कई बार वो फंडिंग तो लेती हैं, फंडिंग ले लेती हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ती हैं। तो भाई ये भी देखो क्या तरीका है एकदम से काले धन को सफेद बनाने का। पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, टेंशन खत्म, टैक्स भी नहीं लगेगा, है ना, बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पार्टीज होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज होती हैं। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंटेंट पूरे का पूरा लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बट रिकमेंड करूंगा कि इसको लक्ष्मीकांत से जाके जरूर पढ़े। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू मस्ट सिक्योर 6% ऑफ द वोट्स ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शंस एंड 2 असेंबली सीट्स। ठीक है, जो आपके स्टेट में इलेक्शन हुए थे वहां पे 6% वोट आपको लेनी पड़ेंगी और कम से कम 2 सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी। या तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर ये नहीं कर पाए, मान लो ये आप नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उस लोकसभा इलेक्शन में अपने स्टेट में 6% वोट आपको लेनी पड़ेंगी। ठीक है, और 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स, या फिर आप ये कर लीजिए। ठीक है, आपके देश आपके स्टेट में जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो वहां पे 6% वोट ले लीजिए, या फिर 3% ऑफ टोटल असेंबली सीट्स ले लीजिए। जितनी असेंबली सीट आपके स्टेट में होती है उसका 3% ले लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पाओ तो फिर क्या करें भैया, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कम से कम 1 MP फ्रॉम एवरी 25 लोकसभा सीट्स और 8% ऑफ द टोटल वोट्स इन द स्टेट ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम स्टेट और असेंबली पोल्स। ये कर लीजिए। आपके स्टेट में मान लो 50 जो है सीट्स हैं लोकसभा की, तो वहां पे आपको 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेने पड़ेंगे। अब ये ले लीजिए, इनमें से आप कुछ भी करिए, आप एक स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिए जाओगे। ठीक है जी, मतलब ये करें या ये करें या ये करें, तीनों करने की जरूरत नहीं है एक साथ। मतलब अगर कर दे तो आपकी अच्छी बात है, लेकिन एक भी कर देंगे ना तो भी आप सेटिस्फाइड हो, आप स्टेट पार्टी डिक्लेयर किए जा सकते हो। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई पार्टी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में अगर वो स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है तो अपने आप ही नेशनल पार्टी उसको बदल दिया जाता है। गेट एट लीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इन 4 स्टेट्स इन एडिशन ऑफ द 4 लोकसभा सीट्स। 4 लोकसभा सीट जीतने के साथ साथ आपको 6% सीट वोट भी जीतनी पड़ेंगी कम से कम 4 स्टेट्स में जहां पे आप स्टेट पार्टी हो। यस, इट
won at least 2% of the seats in the Lok Sabha। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जब देश में होंगे तो कम से कम 2% सीटें आपको जीतनी पड़ेंगी। 2% सीटें का मतलब है कम से कम 11 सीट आपको देश में जीतनी पड़ेंगी आउट ऑफ 443। ये हैं दो क्राइटेरियाज। थोड़ा सा बोलता हूँ आपका लक्ष्मीकांत में जाके इसको आप जरूर पढ़िए। तो कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जाता है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये तो खैर रिपीटेड सही है, लक्ष्मीकांत से दिया हुआ है। अब देखिए जरा, लॉ पैनल सजेस्ट रिटेनिंग क्रिमिनल डिफेमेशन प्रोविजंस। देखिए अभी आपको पता ही है क्या हुआ था थोड़े दिन पहले, राहुल गांधी जी को डिसमिस कर दिया गया था फ्रॉम हिज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट। वाई? बिकॉज उनको 2 साल की सजा हो गई थी अंडर डिफेमेशन। और आपको ये पता है कि आरपी एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है तो भैया आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकते, 6 साल के लिए आपको बैन कर दिया जाता है। तो ये डिफेमेशन क्या है? अब ना बहुत सारे लोग ना सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हैं, कई बार वो पर्सनल अटैक भी करते हैं। अब मान लो कोई पॉलिटिकल कोई लीडर है, वो बहुत ईमानदार है मान लो, और कोई उसके खिलाफ जो है दिन भर रात भर सोशल मीडिया पे, रैलीज में, है ना, वो गाली गलौज कर रहा है, उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है कि तुम बेईमान हो, तुम लालची हो, तुम करप्ट हो, लेकिन है वो ऑनेस्ट, तो इससे तो उसकी रेपुटेशन डाउन होगी ना। क्योंकि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो भी सच मान लिया जाता है लोगों के द्वारा आजकल। सीन ऐसे आजकल तो आपको 2 बार ही बोलना है, तीसरी बार लोग अपने आप ही सच मान लेंगे। 100 बार बोलने की जरूरत नहीं है, गया है वो जमाना। क्योंकि झूठ अट्रैक्ट करता है लोगों को, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है, अटेंशन मिलता है। तो उस केस में ये जो ऑनेस्ट पर्सन है, उसके खिलाफ जो जहर उगल रहा है, ये कह सकता है कि भैया तुम मुझे डिफेम कर रहे हो, तुम मेरी रेपुटेशन को डाउन कर रहे हो। तो ये एक क्रिमिनल केस उसके खिलाफ लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है ना, रैलीज के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगाती रहती हैं, तो इसके लिए डिफेमेशन करने की क्या जरूरत है? तो ये काफी समय से डिस्कशन में चल रहा था। कुछ लोगों का कहना था, कह रहे यार क्यों, लिबरल रहिए, क्या दिक्कत है, किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है, आप तो सच्ची हो ना, आप तो ऑनेस्ट हो ना, ऑनेस्ट रहिए। तो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट अभी आई है, 22nd रिपोर्ट, उसने ये कहा है कि जी नहीं, क्रिमिनल डिफेमेशन हमारे स्टैच्यूर का पार्ट रहना चाहिए। ये आर्टिकल 21 से लिया गया है, जो बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब इसके अगेंस्ट में है आर्टिकल 19, जो फ्री स्पीच की बात करता है। आर्टिकल 19 ये कहता है कि जो आपका मन करे आप बोलिए, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आर्टिकल 21 ये कहता है कि देखो भाई, आपका मन करे जो बोलिए, लेकिन मेरी पर्सनल लिबर्टी हार्म नहीं होनी चाहिए। आप अपने आपने आर्टिकल 19 की पावर का यूज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल लिबर्टी और मेरा राइट टू लाइफ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अधिकार वहां खत्म हो जाते हैं जहां पे मेरे अधिकार शुरू होते हैं, या आप मेरे अधिकारों के अंदर इन्फ्रिंजमेंट मत करिए। तो कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। तो लॉ कमीशन ने यही कहा है। लॉ कमीशन ने यह कहा है कि भैया रेपुटेशन जो है वो ऐसी चीज होती है जो देखी नहीं जा सकती, जो महसूस की जाती है, अर्न की जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सालों साल लग जाते हैं अपनी रेपुटेशन को बनाने में, किसी भी पर्सन को, किसी बिजनेसमैन को, किसी पॉलिटिशियन को, किसी भी आदमी को। आप उसे सेकंड्स के अंदर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसके ऊपर झूठे आरोप लगा के। तो अगर आपने झूठे आरोप लगाया, उसकी रेपुटेशन खत्म हुई जो उसने सालों साल में कमाई है, तो आपके खिलाफ कम से कम केस तो कर ही सकता है। तो एक पर्सन की खुद की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना उसका फंडामेंटल राइट है। राइट? स्पीच शुड बी इलीगल ओनली व्हेन इट मेंट टू बी सब्सटेंशियल हार्म एंड द मटेरियलाइजेस। अब लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि यार आप डिफेमेशन केस का मिसयूज मत करिए, हर छोटी छोटी बात पे आप जो है डिफेमेशन लगा जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके खिलाफ अगर किसी इंसान ने कुछ बोला है, अगर सब्सटेंशियल हार्म हुआ है, मान लो सचमुच में आपकी रेपुटेशन डाउन हुई है, आपको मटेरियल लॉस हुआ है, तब जाके आप उसके ऊपर डिफेमेशन केस लगाइए। अदरवाइज हर छोटी छोटी बात पे डिफेमेशन लगाने लगेंगे तो फिर कोई आपस में डिबेट डिस्कशन ही नहीं कर पाएगा, आर्गुमेंट कर ही नहीं पाएगा। तो ये भी कहा है लॉ कमीशन ने कि आप इसे मिसयूज मत करिए, एक बैलेंस अप्रोच मान के चलिए।
डिफेमेशन तभी लगाइए जब एक्चुअल में जो है नजर आ रहा है कि आपको बहुत हार्म हुआ है। मान लो कोई सेलिब्रिटी है, एक बहुत रिस्पेक्टेड सेलिब्रिटी है, उसके पास बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स हैं। अब आपने उनके खिलाफ जो है कुछ आरोप लगा दिया, झूठ मूठ का, कोई उसके पास आपका पास प्रूफ नहीं है, बस मुंह खोला और बोल दिया। अब इसकी बदनामी हो गई। जो ब्रांड एंडोर्समेंट इसको मिल रही थी सब कंपनी ने वापस ले लिया। जो मूवीज इसने साइन कर रखी थी वो इसको मिलनी बंद हो गई। तो ये एक सब्सटेंशियल हार्म है, ये इसको बहुत ज्यादा हार्म हुआ। इस केस में आप डिफेमेशन कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अदरवाइज छोटी छोटी बातों में यार उसका मिसयूज मत करिए, ऐसा भी लॉ कमीशन ने कहा है। ठीक है, तो डिफेमेशन क्या होता है आपको मैंने बता ही दिया है। डिफेमेशन इज एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन दैट इंज्योर द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन, जो उसकी रेपुटेशन को इंजर्ड करता है। कहां? इन द आईज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी की नजर में, उसे कहते हैं डिफेमेशन। आर्टिकल 90 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है हमारा, वो कहता है कि आपके पास राइट टू स्पीच तो है, लेकिन राइट टू स्पीच के अंदर भी लिमिटेशंस हैं। जैसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते आप, कोर्ट को गाली गलौज नहीं कर सकते, हद से ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। उस केस में आर्टिकल 19 आपके ऊपर नहीं लगेगा। डिफेमेशन वाले केस में, जो मैंने आपको बताया अभी, आर्टिकल 19 कहता है कि भैया फ्री स्पीच है, लेकिन आर्टिकल 19 ये भी कहता है कि डिफेमेशन करने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार है, किसी की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है, या फिर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। अब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट टू स्पीच आपका अधिकार है, लेकिन उसकी वजह से ऑफेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो ये होता है राइट टू, ये होता है हमारा डिफेमेशन, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया डिफेमेशन कैन बी बोथ अ सिविल रॉन्ग एंड अ क्रिमिनल ऑफेंस। दोनों ही हो सकता है, ध्यान देना है, क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड, अब तो ये चेंज हो गया इसका नाम, भारतीय न्याय संहिता, तो उसके अंदर जो है क्रिमिनल डिफेमेशन को बात कही गई है। सेक्शन 499 क्या कहता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो आपने बोला हो, आपने लिखा हो, आपने कोई ऐसा म्यूजिक बजाया हो जो किसी की रेपुटेशन को हार्म करता है, आपने ऐसा पब्लिश किया हो या मीडिया में आके बोला हो, ठीक है, तो भैया आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन केस लगाया जा सकता है। सेक्शन 500 पनिशमेंट की बात करता है। 2 साल की पनिशमेंट आपको मिल सकती है, जैसे राहुल गांधी जी को यहां पे मिली थी। ठीक है, लेकिन ये 2 साल की सजा तब मिलेगी आपको जब कोर्ट के अंदर ये प्रूफ हो जाए कि एक्चुअली आपने उस पर्सन को डिफेम किया है। जैसे उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, तो गुजरात ने कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो सारी की सारी कम्युनिटी के ऊपर आपने जो है लांछन लगा दिया, उनकी रेपुटेशन को डाउन कर दिया। अब अगर कोई मोदी होगा देश में तो लोग उसको देख के यही बोलेंगे, अरे ये तो चोर है, ये तो चोर है। तो उस उन्होंने कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो इसलिए उनके खिलाफ जो है मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की दे दी गई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये रहता है। तो आरपी एक्ट क्या कहता है? अगर आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, जिसके अंदर राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई यहाँ पे किया गया था। ठीक, बस ये उसी के बारे में है। यहाँ से क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? Why do the films in India stand on the slightly different plane from other forms of expression? डिस्कस करना है आपने। आजकल फिल्मों वगैरह में ज्यादा ही बैन लगाए जा रहे हैं, है ना। लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं, उनको लगता है कि फिल्मों से ही पूरे दिन देश की बुराइयां चल रही हैं। जिन देशों में फिल्में नहीं बनती हैं, जिन देशों में सिनेमा घर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वहां तो बुराइयां होती ही नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इंटरनेट ही सारी बुराइयों की जड़ है। और ये बात वो कहाँ बोलते हैं? इंटरनेट का यूज करके ट्विटर पे बोलते हैं, इंटरनेट का यूज करके यूट्यूब पे बोलते हैं, और कहते हैं इंटरनेट सारी जड़ों की बुराइयां हैं। ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भैया फेसबुक का यूज मत करिए, अपने बच्चों को बिगाड़ रहा है। और ये बात वो कहाँ कह रहे हैं? फेसबुक पे पोस्ट करके ही कह रहे हैं। तो उस केस में इन्होंने कहा है कि फिल्में दूसरे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन से, जैसे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, उससे अलग कैसे है, कैसे हम उसको अलग तरीके से देखते हैं, उसके बारे में सवाल है। तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। चलिए जी, केवाईसी, फंड लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आरबीआई ने कहा है पेटीएम को, भैया जल्दी से जल्दी मार्च 15 तक
अपनी जितनी ट्रांजैक्शन है सब सेटल कर दीजिए, क्योंकि मार्च 15 के बाद आपका लाइसेंस कैंसिल। ऐसा उन्होंने कहा है, आरबीआई ने। किसको? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को कह दिया है। पेटीएम बंद नहीं होगा, एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। लेकिन जो पेमेंट बैंक है पेटीएम का, वो बंद हो जाएगा, जैसे एयरटेल का भी पेटीएम बैंक है। ऐसा आरबीआई ने क्यों कहा? क्योंकि आरबीआई और ऑडिटर ने ये पाया कि केवाईसी नोट्स के अंदर बहुत सारा यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। बहुत सारे लोगों का केवाईसी डेटा मिसिंग है ही नहीं। पैन वेरिफिकेशन लाखों लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई बार तो एक पैन कार्ड 100 से ज्यादा कस्टमर्स यूज कर रहे हैं। कई केस में तो एक पैन कार्ड को 1000 कस्टमर यूज कर रहे हैं, सेम पैन कार्ड को। इसकी वजह से ये नजर आ रहा है कि वहां पे शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, क्योंकि एक ही पैन कार्ड को 100 कस्टमर यूज कर रहे हैं, 500 कस्टमर यूज कर रहे हैं, और हर अकाउंट के अंदर 50-50 हजार रुपए हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है। इसका यूज किया जा सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन से पता नहीं चलता है, एक ही पैन कार्ड आप यूज कर रहे हो। ये उन्होंने कहा। बहुत सारे वहां पे डोरमेंट अकाउंट्स हैं जिनके अंदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ठीक है, उन्हें म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब किसी को पेटीएम मतलब पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया जाता है, तो उसको ये कहा जाता है कि भाई आप, ये आपका फाइनेंशियल आर्म है, और एक आपका नॉन फाइनेंशियल आर्म भी हो सकता है। जैसे एप्लीकेशन है, आप पेटीएम पे जो है ट्रेन की टिकट बुक कराते हो, ये उसका नॉन फाइनेंशियल है, और पेमेंट जो है उसका फाइनेंशियल है। तो आप दोनों को मर्ज मत करिए, दोनों को अलग अलग रिलेशन रखिए, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, महिंद्रा है तो महिंद्रा का ना, अब महिंद्रा का जो है वो गाड़ियां भी बनाती है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को आप अलग अलग रखिए, मर्ज मत करिए। लेकिन पेटीएम ने ऐसा नहीं किया। पेटीएम ने अपने नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस को भी इसके साथ मर्ज किया और बताया भी नहीं। अब तो इसीलिए जो है इसके ऊपर तलवार खड़ी हो गई है और ये बंद हो सकता है। लेकिन पेमेंट बैंक होता क्या है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, पेमेंट बैंक हमारे नॉर्मल बैंकों के जैसा नहीं होता, उससे थोड़ा अलग होता है। पेमेंट बैंक इज लाइक एन अदर बैंक, बट, लिखा ना यहाँ पे, बट ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉलर स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क। छोटे स्केल पे काम करता है। नचिकेत मोर कमिटी ने पेमेंट बैंक के लिए रिकमेंडेशन दिया था, और उन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही इसको ओपन किया गया है। ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक को रजिस्टर किया जाता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और लाइसेंस दिया जाता है अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट पेमेंट बैंक्स, याद रखना अपने एग्जाम के लिए। नॉर्मल बैंकों से थोड़ा अलग होता है, जैसे कि यहाँ पर टेबल में बनाया हुआ है। जैसे क्या कर सकते हैं पेटीएम और क्या नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक जो होते हैं वो 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिपॉजिट लेंगे वो डिमांड के रूप में लेंगे, मतलब सेविंग के रूप में लेंगे, करंट अकाउंट के रूप में लेंगे। आप जब चाहो इस पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड तो मतलब लोन देना हुआ ना, तो ये लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपसे 2 लाख रुपए तक का सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो पैसा इनको रिसीव होता है, कितनी हो सकता है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, उसमें से 75% जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया ये पेमेंट बैंक आपसे 5 करोड़ रुपया इसने पब्लिक से ले लिया और उस 5 करोड़ को जो है अडानी के शेयर्स में लगा दिया पैसा अर्न करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 75% कम से कम आपको लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जो आपके एसएलआर का पार्ट होगा, ठीक है। बाकी बचा हुआ 25% पैसा है, उसे आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट कराओगे, जैसे एसबीआई में करा दिया, पीएनबी में करवा दिया। हालांकि पीएनबी में तो कोई करवाता नहीं है आजकल, बट एसबीआई वगैरह में, एचडीएफसी में करवा दिया आपने। पेमेंट बैंक क्या कर सकते हैं, आपको रिमिटेंस सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, मतलब विदेशों से अपने इंडिया में पैसा भेजना है तो वो अलाउड है। मोबाइल पेमेंट्स आप कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है वो की जा सकती हैं।
बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट भी का भी एक्ट कर सकता है। जैसे मान लो कोई विदेशी बैंक है, इंडिया में ऑपरेशन करना चाहता है, छोटा ऑपरेशन करना चाहता है, तो वो अपने भी यहाँ पे पेमेंट बैंक को एक तरह से कोरेस्पोंड कर सकता है, उसको नॉमिनेट कर सकते हैं एक तरह से। उसके अलावा एनआरआई जो लोग होते हैं वहां से डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है। उसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर अपनी सब्सिडीज को ओपन नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी है जो कर सकते हैं, ये एक्टिविटी है जो नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब, क्योंकि पेटीएम वाला इशू आ गया है सामने। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार एग्जाम के लिए, याद करना आपने। ठीक है। ये अब प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो थोड़ा इसको जरूर देखें कि पेमेंट बैंक कैसे काम करते हैं, कौन कौन से रेगुलेट करने के लिए इसके एक्ट होते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय, प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर स्कीम क्या है? जिस दिन राम जी का टेम्पल को इनॉग्रेट किया गया था, उस दिन जो है इसके बारे में बात हुई थी, अनाउंस किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस दिन ये किया था। राइट। अभी देखिए, इनका ये कहना है कि स्कीम के अंदर हम लोग करेंगे क्या। स्कीम के अंदर ऐसे मकानों में, ऐसे घरों में जो 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं हर महीने, उनकी छत के ऊपर जो है सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इनका कहना है कि इससे जो है 15,000 से 18,000 रुपये सालाना आपकी बचत होगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इस स्कीम के अंदर थोड़ा सा चेंज मांगता है। चेंज क्या है? पहले जो स्कीम हुआ करती थी, उस स्कीम के अंदर जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुआ करती थी, वो भी पार्टिसिपेट किया करती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा कि स्टेट को भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, सारे का सारा काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। उसको सेटअप करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सब काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। एंटायर कोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करेगी, ऐसा उन्होंने अभी कहा है। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। जो हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि भैया ऐसे हाउस होल्ड्स को आप आइडेंटिफाई करिए जो 300 यूनिट से कम बिजली पैदा करते हैं। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में 80% से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो 300 यूनिट से कम यूज़ करते हैं महीने का। तो आइडेंटिफिकेशन कोई दिक्कत है नहीं। अब घर लगाना के ऊपर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो सारा काम इनका है। अब देखिए जरा, उस हाउस होल्ड को अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना है। इट वुड बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। 60% जो पैसा खर्चा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा एज ए सब्सिडी के तौर पे। बाकी जो 40% है वो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज होंगी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो उसको उधार लेंगी, लोन लेंगी, किसी भी बैंक से ले सकती हैं, एसबीआई से ले सकती हैं। तो 2 लाख रुपए अगर आपका टोटल खर्चा आ रहा है रूफटॉप बनाने में, तो इसका 1,20,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बाकी का 80,000 रुपये जो है आप बैंकों से लोन लेंगे। आप नहीं लोगे, मतलब वो कंपनी लेगी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आपको तो अपनी जेब से रत्ती भर कुछ भी पैसा नहीं देना है। अब सवाल ये उठता है कि या क्या ये स्कीम सिर्फ उन्हीं घरों में होगी जहां पे 300 यूनिट से कम यूज हो रही है? आंसर इज नो। जो 300 यूनिट से ज्यादा यूज कर रही हैं वहां पे भी रूफटॉप लगाए जा सकते हैं अंडर दिस स्कीम। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि उस केस में आपको कम से कम 40% खर्चा खुद देना पड़ेगा, 60% सरकार देगी। तो अगर 2 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे हो रहा है, तो 80,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 120 गवर्नमेंट देगी। आप दे सकते हो तो लगवा लीजिए, ये तो रहने दीजिए। अभी तक इस स्कीम के अंदर टोटल कितना पैसा खर्चा होगा उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है इंटरिम बजट में। इंटरिम बजट में नहीं हुआ है, लेकिन जब फुल फ्लैज बजट आएगा अगले साल तो डेफिनेटली इसको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अंदाजा ये कहता है कि 1 करोड़ घरों में आपको ये लगाने के लिए कम से कम 1.5 लाख करोड़ रुपीस खर्चा करना पड़ेगा सरकार को। अभी जो सोलर पैनल के लिए सरकार पैसा दे रही है वो 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए है। लेकिन भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये तो सोचने वाली बात है ना। तो ये है पूरा खेल। अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं है, जब होगा तब देखी जाएगी। अनाउंसमेंट तो कर दिया है, अनाउंसमेंट का बेनिफिट मिल सकता है सरकार को। खैर, आगे बढ़े। जेपी मॉर्गन जीबीआई ईएम इंडेक्स, ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने परसों ही किया था ये आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया है कि भैया जो जेपी मॉर्गन जो वो लोग क्या करने वाले हैं, इंडिया की जो बॉन्ड हैं, मेरे के हमारे जो जी सेक हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनको इंटरनेशनल इंडेक्स में, जो कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स होता है जेपी मॉर्गन का, उसके अंदर हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं।
तो लोकल करेंसी में अभी आप जो है पैसा विदेशों से ले सकते हो बॉन्ड के थ्रू। अभी तक तो आप डॉलर में लिया करते थे एज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग। अब आपको रुपी में मिलेगा पैसा, मतलब वहां से डॉलर मिलेगा, आप रुपी में कन्वर्ट करवा लीजिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि इससे तो बहुत बेनिफिट होगा, हम लोगों ने बात किया था। अगर इन गवर्नमेंट बॉन्ड को विदेशी लोग खरीदने लगेंगे तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो जाएगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इंडियन रुपी अप्रिसिएट हो जाएगा। दुनिया भर के फायदे, दुनिया भर के फायदे। क्योंकि अभी आपकी जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो विदेशी खरीद रहे हैं। पहले आपके गवर्नमेंट बॉन्ड को सिर्फ हम लोग देसी लोग खरीद रहे थे, बैंक्स खरीद रहे थे, कॉर्पोरेशंस खरीद रहे थे। अब विदेशी भी खरीदेंगे, और बॉन्ड अगर वो खरीदेंगे तो बदले में क्या देंगे, हमें पैसा देंगे। अच्छी बात है। हमारे जो बैंक हैं उनको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा, वो अभी पैसे को प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू कर देंगे। पहले हमारे बैंक बेचारे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है सरकारी कंपनियों को देने में ही लगे रहते थे। पैसा भी उनके पास बचेगा तो प्राइवेट सेक्टर को देंगे, बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो ये तो बहुत सारे बेनिफिट है जो हम लोगों ने परसों डिस्कशन किए थे। आर्टिकल ये कहता है कि नहीं भाई, जितनी सुनहरी पिक्चर आप दिखा रहे हो उतना है नहीं। ऐसा टर्की का इन्होंने एग्जांपल दिया, मलेशिया का इन्होंने एग्जांपल दिया, 2008 के क्राइसिस का इन्होंने एग्जांपल दिया। टर्की और मलेशिया बहुत सारा पैसा इसी तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड का यूज करके विदेशों से उठा रहे थे। हुआ क्या, करेंसी के अंदर स्पेकुलेशन हो गया, करेंसी फॉल हो गई और मार्केट खत्म हो गया। ऐसा टर्की में 2022 में और मलेशिया में 1990s में देखा गया। तो इनका यह कहना है कि एक तो आपकी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। अब क्योंकि विदेशी लोग आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सोवरेन नहीं हो, आपकी कंट्रोलिंग पावर अभी उतनी नहीं है जितनी लोकल इकोनॉमी में थी। तो एक तो आपकी ऑटोनॉमी चली गई। अब ऑटोनॉमी चलने का मतलब ये होता है कि अभी आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है। अगर मान लो 100-200 बिलियन डॉलर इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर अमेरिकन ने खरीदे हुए हैं इन्वेस्टर्स ने, और अमेरिका में अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर या हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। इसलिए काफी वोलेटाइल होता है, बहुत फ्रजाइल होता है। एक्सचेंज रेट जो है वो काफी फ्रजाइल होने की वजह से इन्वेस्टर्स को हमेशा रिस्क रहता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक अमेरिकन पर्सन है, वो आपके बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट क्यों करे, अपना पैसा आपको क्यों दे? वो तो दे रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। अमेरिकन गवर्नमेंट भी बॉन्ड दे रही है, वो तो वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकता है ना। इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करे, डेवलपिंग कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करे? सवाल ये है। वो इंडिया में डेवलपिंग कंट्री में तभी इन्वेस्ट करेगा जब हमारा इंटरेस्ट रेट उनसे ज्यादा होगा, जब हमारे बॉन्ड अमेरिकन प्रॉफिट बॉन्ड से ज्यादा प्रॉफिट देंगे। अदरवाइज वो क्यों रिस्क ले, अपनी करेंसी में करेगा ना। अब उसको इतना प्रॉफिट देने के लिए आपको उसे हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और अगर इंडियन बॉन्ड पे आप हाई इंटरेस्ट देते हो तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान है। इतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट ही पे करना पड़ जाएगा। लोकल लोगों को अपने इतना इंटरेस्ट पे करना नहीं है। तो लोकल करेंसी बॉन्ड्स नीड टू ऑफर हाइयर रिटर्न देन द फॉरेक्स बॉन्ड। इसीलिए हमारा बॉन्ड हमेशा रिस्क पे रहेगा, ये इसका नुकसान है। और व्हेन एप्रीहेंशन emerge रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इनका ये भी कहना है, देखो वैसे तो जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए होते हैं। और जो हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आती है, वो शॉर्ट टर्म होती है। कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन होती है इसका लॉन्ग टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका आर्टिकल में ये कहना है कि जब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड की वैल्यू के ऊपर भी असर पड़ता है। एक बार तो लोग आपका बॉन्ड खरीद लेंगे, हो सकता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन अगर आपकी लोकल शेयर मार्केट, लोकल बॉन्ड मार्केट अगर बहुत फ्लक्चुएटिंग है, उसके बाद वो नहीं खरीदेंगे। और बहुत सारे बॉन्ड आपकी कंट्री में डंप कर सकते हैं, और आपकी कंट्री में बॉन्ड अगर डंप कर दिए तो होगा भैया इन्फ्लेशन। तो ये कुछ रिस्क हैं। टर्की और मलेशिया के इन्होंने एग्जांपल दिया है, हालांकि बेनिफिट भी हैं।
और रिस्क भी हैं, तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। सीधी सी बात, अभी ये सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका पहला पहलू पॉजिटिव है, दूसरा पहलू नेगेटिव है। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछे कि रिसेंटली जो है जेपी मॉर्गन या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में कुछ सवाल आ जाए कि नाउ दिस इज गोइंग इंटरनेशनल, तो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, तो आप प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे बता सकते हो। मुझे नहीं लगता 150 वर्ड से ज़्यादा यहाँ से कोई सवाल आएगा, और 150 वर्ड का आप आराम से कॉन्सेप्ट बना सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है ओरिजिनल सिन, ये थोड़ा बता देता हूँ आपको, प्रीलिम से पूछ लेता है। ओरिजिनल सिन क्या होता है? देखिए, एक तो ओरिजिनल सिन वो होता है कि जब एडम और ईव ने एप्पल खाया था, कंज्यूम किया था, तो दैट वाज द ओरिजिनल सिन। लेकिन इकोनॉमिक टर्म में ओरिजिनल सिन कुछ और होता है। ओरिजिनल सीन का मतलब ये होता है कि जब डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल मार्केट से इंटरनेशनल मार्केट से पैसे का जुगाड़ नहीं कर पाती हैं, ठीक है, उससे कहते हैं ओरिजिनल सिन। डेवलप्ड कंट्री को आराम से पैसा मिल जाता है, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत स्ट्रांग है। डेवलपिंग कंट्री इंटरनेशनल मार्केट से जब पैसा नहीं अरेंज कर पाती है, उसे कहते हैं ओरिजिनल सीन। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ओरिजिनल सीन है ना, ये अब जेपी मॉर्गन में रजिस्टर होने की वजह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। टर्की का नहीं हुआ, मलेशिया का खत्म नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ओरिजिनल सीन को दूर करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप खुद रिस्क पे आ जाएं। तो ये इनका कहना है। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।